तो स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी की क्लास में। तो देखिए, सामान्य हिंदी आज का हमारा टॉपिक सामान्य हिंदी है, जिसमें कुल आपके 37 प्रश्न आपके हिंदी से आना है और 0 आपका 5 ऋणात्मक मार्क है, यानी माइनस मार्किंग आपका 0.5 है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं और देखिए कंप्लीट तैयारी होगी इसी चैनल पे। और देखिए 37 प्रश्न आज आपके होने हैं और कमेंट बॉक्स में आपको यह बताना है कि आपका क्या स्कोर रहा है। आप चाहे चैनल को सब्सक्राइब करें, चाहे लाइक करें या ना करें, लेकिन आप अगर 37 प्रश्न देख रहे हैं तो आपको कमेंट में बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। तो चलिए शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। देखिए हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जब तक आप देखिए कोई भी आपका मैथ आप मैथ देखा जाए तो कितने लोगों का वीक होता है, और आप देखिए हिंदी से उसका स्कोर आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से जिनका जन्म अंडे से होता है, जो व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? पक्षी है ऑप्शन में, अंडाणु है, अंडज है या अत्यंज है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछ रहा है जिनका जन्म अंडे से होता हो और ऐसे को व्यक्त करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखिए ऐसे व्यक्त करने वाले को हमारा ऑप्शन नंबर सी अंडज कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडज कहलाता है। जिनका जन्म अंडे से होता हो एक शब्द अंडज होगा, तथा जिनका जन्म नीच कुल में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अंत्यज कहते हैं। जिनका जन्म नीच कुल में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। तो पहले का हमारा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो अमृत का कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है? तो देखिए हमारा कौन सा नहीं है, तो विकल्प नंबर डी मोती। मोती जो है, देखिए अमृत के अनेकार्थी शब्द में आपका सुधा हो गया, जल हो गया। देखिए आप किस कौन कौन से आते हैं, तो सुधा हो गया, अमृत हो गई, अमृत तो हमारा है ही है, और जल हो गया, ये सब आपके अमृत है। मुक्ति हो गई, और आपके मृत्यु रहित हो गया। दूध भी आपका इसी में आता है, अमृत में। और देखिए कौन सा नहीं है, तो मोती। मोती अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। तो विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है 3 नंबर में, अमृत लाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। तो कह रहा है कि बुंदेलखंड की सांस्कृतिक जीवन है, या हास्न उन्मुख बुद्धकालीन भारत है, या लोरिक चंदा की लोक कथा है, या डी कह रहा है कि तुलसीदास का मानसिक विकास है। तो अमृत लाल नागर के उपन्यास मानक का हंस की कथा वस्तु का सारांश क्या है? तो देखिए विकल्प इसमें हमारा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा कि मानस का हंस पंडित अमृतलाल नागर कृत उनका एक ऐतिहासिक और जीवनी परख उपन्यास है। इस उपन्यास को तुलसीदास जी को जीवन के आधार पर आपका लिखा गया है। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानना है। क्या करना है? असत्य कथन को पहचानना है। देखिए कह रहा है कि व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पाँचवें व्यंजन आपके संघर्ष होते हैं। क्या होते हैं? तो व्यंजन के देखिए तीसरे, चौथे और पाँचवें ये क्या होते हैं? तो ये आपके व्यंजन संघोष होते हैं। क्या होते हैं? संघोष होते हैं, यानी आपका ये सही हो जाएगा। बी कह रहा है कि व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे आपके व्यंजन जो होते हैं आपके अघोष होते हैं। ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि समस्त स्वर आपके सघोष ध्वनियाँ हैं। तो विकल्प हमारा सही है। और देखिए डी कह रहा है कि सभी विसर्ग आपके सघोष होती हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए विकल्प में दिए गए जो आपका डी है वो आपका असत्य होगा। विसर्ग का प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। क्या किया जाता है? तो विसर्ग का जो प्रयोग किया जाता है वह स्वर के बाद किया जाता है। यह स्वर, यह व्यंजन और इसके उच्चारण आपके है के समान होता है, जैसे आपका मनोकामना, अतः आदि होता है। 5 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य की पहचान कीजिए तो कह रहा है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। विकल्प बी कह रहा है
श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यही हमारा सही हो जाएगा विकल्प बी। और भी आगे देख लेते हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये भी नहीं होगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण का यहाँ दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा। तो विकल्प बी हमारा शुद्ध हो जाएगा कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन कौन सा है। क्या पूछ रहा है, नासिक के व्यंजन। तो विकल्प आपका देखिए आधा न दे रखा है, आधा च है और ढ है और आधा स है। तो इनमें से आपका नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो देखिए अगर नासिक व्यंजन की बात करें तो विकल्प हमारा ए, कौन सा, न जो हमारा होता है ये नासिक व्यंजन होता है। नासिक व्यंजन टोटल हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कितने, 5 प्रकार के नासिक व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा ढ होता है, एक हमारा इय होता है और हमारा अण होता है, और कौन होता है, हमारा न होता है। ये क्या होता है, और हमारा म होता है। ये सब क्या होते हैं, तो हमारे नासिक के व्यंजन होते हैं और ये हमारे पंचमा अक्षर कहलाते हैं। यानी न जो आपका हमारा होगा वह नासिक के कहलाएगा। और देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है कि राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। तो विकल्प कह रहा है कि 2 पंक्तियों के बीच के लिए, नपथ्य में हंसी के लिए, मिट्टी के चेहरे के लिए, या एक दिन बोलेंगे पेड़, इसके लिए। तो राजेश जोशी जो हैं उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। तो देखिए उनकी जो रचना थी वह थी आपके 2 पंक्तियों के बीच। क्या थी, 2 पंक्तियों के बीच। यानी वर्ष 2002 में, देखिए ध्यान से, वर्ष 2002 में राजेश जोशी को उनकी कविता 2 पंक्तियों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। इनकी अन्य रचनाएं और भी हैं, नपथ में हंसी, मिट्टी का चेहरा, इनकी आपकी रचनाएं हैं। और देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है, करुण रस का स्थायी भाव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो देखिए करुण का मतलब क्या होता है, दुख। क्या होता है, करुण का मतलब होता है दुख, और इसका जो आपका स्थायी भाव हो जाएगा वह शोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका शोक हो जाएगा। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास होता है। क्या होता है, देखिए यहाँ पे हास होता है, हास होता है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव, ये देखिए ये आपका वीर रस का है। किसका, वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह होता है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव आपका शोक होता है। क्या होता है, शोक होता है। तो विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर कह रहा है कि अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा। अतिरंजन, क्या पूछ रहा है, अतिरंजन शब्द का विशेषण आपका कौन सा होगा। तो देखिए हमारा क्या होगा, अतिरंजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अतिरंजन का जो हमारा विशेषण हो जाएगा वह अतिरंजित हो जाएगा। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है कि उत्साह रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो देखिए अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि उत्साह का अर्थ होता है आपका वीर रस। क्या होता है, उत्साह रस का स्थायी भाव हमारा वीर रस होता है। देखिए वीर रस का स्थायी की बात करें तो देखिए हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य रस का, देखिए हास्य रस का होता है क्या, तो हास होता है। क्या होता है, हास होता है। और करुण रस का क्या होता है, तो करुण रस का हमारा शोक होता है। करुण रस का शोक होता है। श्रृंगार रस का क्या होता है, तो रति होता है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा 10 नंबर का, तो वीर रस हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है, शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या है। शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या पूछ रहा है, तो शक्ति संचित नारी, अपराधिनी, समाज सेवा करना, या घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। तो शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका विकल्प डी ही हो जाएगा कि घर घर की खबर रखने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, तो शहर की दाई कहते हैं। क्या कहते हैं, शहर की दाई कहते हैं। और देखिए आगे, क्लास पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करें, और कमेंट तो आपको करना ही है कि आपका स्कोर क्या रहा, अंत में करना है आपको। तो क्या कह रहा 12 नंबर, मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है। तो कह रहा है पेचौसी अपभ्रंश है, महाराष्ट्र अपभ्रंश है,
मागधी अपभ्रंश है या शौरसेनी अपभ्रंश है। तो मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो देखिए मराठी का जो अपभ्रंश आपका माना जाता है किससे? तो मराठी का अर्थ आपका महाराष्ट्र से। कहाँ से? तो महाराष्ट्र अपभ्रंश से माना जाता है। और पचौसी अपभ्रंश कहाँ माना जाता है? अब पचौसी का तो आपका पंजाबी। कहाँ से? तो पंजाबी। ध्यान से देखिए पंजाबी। और देखिए आपका मराठी का महाराष्ट्र हो गया। और क्या कह रहा है? मगधी अपभ्रंश किसका हो जाएगा? तो बिहार का हो जाएगा। किसका? बिहार का हो जाएगा। और किसका? बंगाली हो जाएगी। बंगाली हो जाएगी। ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? असमिया हो जाएगा। ये सब किसके हैं? तो मगधी अपभ्रंश के हैं। और देखिए शौरसेनी अपभ्रंश किसके हैं? तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली आपके शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। आगे देखिए क्या कह रहा है 13 नंबर कि आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो कह रहा है संकेतवाचक है, इच्छावाचक है, विधानवाचक है या निषेधवाचक है। क्या कह रहा है कि आपकी सेवा जो है, सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए ये जो आपका क्या बताया जा रहा है? तो इच्छा व्यक्त किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इच्छा व्यक्त किया जा रहा है कि आपका जीवन जो है आनंदमय हो। यह इच्छावाचक वाक्य है जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामनाओं का बोध हो, वहाँ पे हमारा इच्छा वाक्य हमारा होता है। विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा 13 नंबर का। और देखिए आगे क्या कह रहा है 14 नंबर कि सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? तो विकल्प में कह रहा है राजस्थानी है, ब्रजभाषा है, भोजपुरी है या गढ़वाली है। तो क्या कह रहा है? सूरीनाम, मॉरिशस, गुयान में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो देखिए वहाँ पे बोली जाने वाली जो आपकी भाषा है वह भोजपुरी है। कौन सी? देखिए सूरीनाम, मॉरिशस एवं यह आपका गुयान दे रखा है। ये जो बोलियां हैं आपकी भोजपुरी हैं। भोजपुरी भारत की बिहार राज्य की एक प्रमुख बोली है और यह उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है। भोजपुरी बोली बिहार हिंदी की एक प्रमुख बोली है। तो विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर कह रहा है कि हैदराबाद किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो कह रहा है कि प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक है, निषेधवाचक है और विधानवाचक है। तो हैदराबाद किस शहर में है, यानी कि हैदराबाद किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो देखिए ये आपका प्रश्नवाचक है। देखिए यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक दिख गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रश्नवाचक पे हमारा टिक लगा देना है। क्या लगा देना है? जहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा हो वह प्रश्नवाचक वाक्य हमारा हो जाता है। विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा 15 का। और देखिए क्या कह रहा है 16 नंबर, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया है? क्या कह रहा है? गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया है? विकल्प में है सुदर्शन, ब्राह्मण, प्रताप और अभ्युदय। तो देखिए इन्होंने किसका किया है? तो प्रताप का। गणेश शंकर विद्यार्थी जो है किस पत्र का संपादन किया है? तो प्रताप का। देखिए ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं और सुदर्शन के संपादक देवकी नंद खत्री हैं। इसके तो अगर देखिए ब्राह्मण दे रखा है ऑप्शन में, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? तो नारायण मिश्र हैं। कौन है? तो नारायण मिश्र हैं। और क्या दे रखा है? तो सुदर्शन दे रखा है। सुदर्शन के कौन है? तो देवकी नंदन खत्री हैं। और देखिए अभ्युदय संपादक कौन है? अभ्युदय के तो मदन मोहन मालवीय हैं। कौन है? तो मदन मोहन मालवीय हैं। और देखिए 17 नंबर कह रहा है कि मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कह रहा मंगलेश डबराल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कह रहा है पहाड़ पर, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, या नए युग में शत्रु। तो देखिए विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? हम जो देखते हैं। देखिए मंगलेश डबराल को उनकी कविता संग्रह हम जो देखते हैं, इसके लिए वर्ष 2000 में, कब? तो वर्ष 2000 में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। वर्ष 2022 में यह पुरस्कार किसे मिला था?
तो वर्ष 2022 में यह पुरस्कार किसे मिला था? तो बद्री नारायण को। किसे? तो बद्री नारायण को। यह पुरस्कार वर्ष 2022 में आपके बद्री नारायण को मिला था, उनके कविता तुमड़ी के लिए। किसके लिए? तुमड़ी के लिए। ऐसे आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इन चीज़ों को ध्यान से देखिए और ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, जिसकी भुजाओं, क्या कह रहा है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक हों, घुटने तक लंबी हों, उसे क्या कहते हैं? यानी जिनकी भुजाएं जो होती हैं वह घुटने तक आती हैं, उसे कहते हैं अजान बाहु, अजानु बाहु, सम बाहु या विषम बाहु। तो देखिए हमारा हो जाएगा कौन सा? तो अजान बाहु। कौन सा? अजाना बाहु। देखिए प्रश्न में जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे अजानु बाहु कहते हैं। विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को क्या माना जाता है? तो ऐसे व्यक्ति को अमर माना जाता है, जिसकी जो भुजाएं होती हैं अगर घुटने तक आती हैं, यानी हाथ समझ रहे हैं कि हाथ से अगर उसकी घुटना अगर आ जाए खड़े होने पर, तो ऐसे व्यक्ति को अमर माना जाता है। और देखिए क्या कह रहा है 19 नंबर, कि जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो कह रहा है प्रसन्नचित, प्रसून, प्रसन्ना या आस्तोष। तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो देखिए जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे आस्तोष कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आस्तोष कहते हैं। और आस्तोष भगवान किसे कहते हैं? आस्तोष जो नाम किसका है? तो भगवान शिव का। किसका? भगवान शिव का। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? कहता है, विकल्प कह रहा है कि कर्ता कहते हैं, करण है, कर्म है या क्रिया है। तो वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो देखिए अगर बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक के विभक्ति में ने होता है। क्या होता है? ने होता है। और रमा ने पुस्तक पढ़ी, यानी क्या हो जाएगा? विकल्प हमारा ए। क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। और 21 नंबर कह रहा है, वधु उत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वधु उत्सव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो देखिए वधु उत्सव का सही संधि विच्छेद होता है, क्या होता है? वधु प्लस उत्सव। क्या होता है? तो विकल्प हमारा सी देखिए, वधु प्लस उत्सव होगा। और दो वर्णों के सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और यह बताइए इसमें आपकी संधि कौन सी है? अगर वधु उत्सव में आपकी संधि कौन सी है? तो वधु उत्सव में दीर्घ संधि है। कौन सी? इसमें जो है दीर्घ संधि है। आगे देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है, चितकोबरा के उपन्यासकार कौन हैं? चितकोबरा के उपन्यासकार कौन है? कह रहा है मृदुल गर्ग हैं, मैत्री पुष्पा हैं, राजी सेठ हैं या उषा प्रिय वंदना हैं। तो चितकोबरा के उपन्यासकार कौन हैं? तो देखिए चितकोबरा के अपर उपन्यासकार कौन है? तो मृदुल गर्ग हैं। कौन है? तो मृदुल गर्ग हैं। मृदुल गर्ग देखिए चितकोबरा उपन्यास के लेखिका मृदुल गर्ग हैं। इनकी अन्य भी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे आपका धूप हो गया। इनकी और रचनाएं कौन सी है? धूप हो गया, एक और अजनबी हो गया, और कठगुलाब हो गया, जादू का कालीन हो गया, टुकड़ा टुकड़ा आदमी हो गया, तीन कैदे हो गई, वंशज हो गया। ये सब किसकी हैं? तो ये आपके मृदुल गर्ग के रचना हैं। और देखिए 23 नंबर कह रहा है, मैन पावर रिक्वायरमेंट की हिंदी पर्याय कौन सा है? क्या कह रहा है? मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी पर्याय कौन सा होगा? तो कह रहा है जनशक्ति भर्ती, जनशक्ति आवश्यकता, जनशक्ति उपयोग या जनशक्ति आयोजना। तो देखिए मैन पावर रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है? मैन पावर रिक्वायरमेंट का जो हिंदी पर्याय होता है वह क्या होता है? तो जनशक्ति। क्या होता है? जनशक्ति आवश्यकता। क्या होता है? जनशक्ति आवश्यकता, यानी रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? तो आवश्यकता, यानी मैन पावर यानी जनशक्ति और आवश्यकता यानी मैन पावर रिक्वायरमेंट। आगे देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है कि कह रहा है कि रिक्विजेशन, क्या कह रहा है? रिक्विजिशन का हिंदी पर्याय कौन सा होता है? रिक्वाइजेशन का हिंदी पर्याय क्या होता है? तो कह रहा है विकल्प में मांग है, निंदा है, आरक्षण है या निराकरण है।
तो देखिए आपका रिक्वेजिशन का हिंदी प्राय आपका क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आपका मांग। क्या होता है? मांग। देखिए विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, मांग होता है। 25 नंबर कह रहा है कि जिसका अनुभव किया गया हो ऐसे के लिए एक शब्द क्या होगा। तो कह रहा है अनुभव, अनुभाव हो गया, अनुभवी होगा, अनुभव योग्य होगा या अनुभूत होगा। तो जिसका अनुभव किया गया हो ऐसे के लिए एक शब्द क्या होना चाहिए। तो देखिए ऐसे के लिए हो जाता है अनुभूत। क्या होता है? अनुभूत होता है। देखिए जिसका अनुभव किया गया हो इस वाक्य के लिए एक शब्द आपका अनुभूत होगा। विकल्प हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा, अनुभूत। और देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है कि मैं आपके विचारों से असंतः सहमत हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए कि मैं आपके विचारों से असंतः सहमत हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो कह रहा है विकल्प में कालवाचक, रीतवाचक, स्थानवाचक या परिणामवाचक। तो देखिए ऐसे के लिए हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परिणामवाचक। क्या हो जाएगा? विकल्प हमारा डी हो जाएगा, परिणामवाचक। देखिए मैं आपके विचारों से असतः सहमत हूँ। इस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया का विशेषण का प्रयोग हुआ है। जिस अभिकारी शब्द में परिणाम या मात्रा का बोध होता है उसे परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है, बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है। क्या है? तो बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है। इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो कह रहा है रीतवाचक क्रिया विशेषण है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो क्या पूछ रहा है? बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो देखिए ये आपका है रीतवाचक क्रिया विशेषण। किस प्रकार का? तो ये जो है रीतवाचक क्रिया है विशेषण है। और देखिए हे कह रहा है देखिए कि बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही, इस वाक्य में धीरे धीरे जो है वह रीतवाचक क्रिया विशेषण है। जिस अभिकारी शब्द से क्रिया के संपन्न होने या तरीके का बोध होता है उसे रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। विकल्प हमारा ये ही करेक्ट हो जाएगा 27 नंबर में। आगे देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों यानी देखिए यहाँ पे आपका दे रखा चिन्ह में कौन सा कारक है। तो कह रहा है अधिकरण कारक, संबोधन कारक, कर्म कारक या आपका संबोधन कारक। तो देखिए विकल्प हमारा डी हो जाएगा। क्या किया जा रहा है? तो संबोधन किया जा रहा है। जब कोई नेता भाषण देता है तो क्या करता है? वह संबोधन देता है। कह रहा कि हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों में संबंध कारक होगा और संज्ञा के जिस रूप में किसी को पुकारने या संकेत का भाव पाया जाता हो वहाँ संबोधन कारक होता है। प्रस्तुत में हे मेरे प्यारे देशवासियों में पुकारने में जो बोध हो रहा है इसे संबोधन कारक कहते हैं। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है। तो प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? कह रहा आयादी है, यण है, गुण है या दीर्घ है। तो प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए प्रत्यक्ष में हमारा यण संधि है। कौन सी है? यण संधि है। देखिए प्रत्यक्ष शब्द में यण संधि है। प्रत्यक्ष शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो प्रति प्लस क्या होता है? तो अच्छ होता है। क्या होता है? प्रति प्लस अच्छ होता है। प्रति प्लस एच होता है। यहाँ इकोयवाची स्थान सूत्र के से यण हुआ है। और देखिए 30 नंबर क्या कह रहा है, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है। यानी पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी आपका प्रचलित है, इनमें से कौन सा है। तो अर्ध विराम है, योजक चिन्ह है, विवरण चिन्ह है या फुल स्टॉप चिन्ह है। तो देखिए पूर्ण विराम को क्या कहते हैं? पूर्ण विराम को ही क्या कहते हैं? फुल स्टॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? फुल स्टॉप कहते हैं। देखिए पूर्ण विराम के स्थान पर अंग्रेजी के समानार्थी फुल स्टॉप चिन्ह होता है। फुल स्टॉप के लिए बिंदु क्या होती है? तो फुल स्टॉप के लिए जो आपकी बिंदु होती है आपकी इस तरह से कुछ होती है
और यह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विकल्प हमारा डी फुल स्टॉप चिन्ह हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है नया दाना नया पानी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? कह रहा है नया दाना नया पानी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या निकलेगा? तो कह रहा है नई नौकरी, नई शादी, गलत ढंग से कमाई या नई उपज। देखिए 31 का हो जाएगा नई नौकरी। नया दाना नया पानी का मतलब क्या होता है? तो नई नौकरी। विकल्प हमारा 31 का ए करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर देखिए क्या कह रहा है, आगे बढ़ रहे हैं कि लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखिए जब हम लड़ाकू बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जब हम लड़ाकू बोलेंगे तो हमारा आकू प्रत्यय निकल के आएगा। अब प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय वह होता है जो वाक्य के पीछे लगकर उसके अर्थ में चेंजेस लाता है, यानी परिवर्तन लाता है। और आगे देखिए आपका क्या दे रखा है, तो देखिए ये आपका क्या दे रखा है, गद्यांश दे रखा है। क्या कह रहा है कि अनुच्छेद दे रखा है। कह रहा है कि अनुच्छेद को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो कह रहा है देखिए निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विद्या है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय के तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के प्राय रूप में संदर्भ रचना प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्य और आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती है, उनमें सब व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती है, किंतु वर्तमान कला के निबंध संस्कृति के से उल्टे ठीक हैं। और आगे देखिए क्या कह रहा है कि उनके व्यक्तित्व या व्यक्तित्वकता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने और परंपरा का आरंभ होता है। निबंध से ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल हैं। मोटे रूप में स्वाधीनता और आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव, इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियाँ पड़ती हैं। समय की परिस्थिति का दबाव अनुभव होता है, भविष्य की संभावनाएं खुलती हैं, जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य बोध का आधुनिक माना जाता है। तो ये हमारा क्या दे रखा, तो ये हमारा छोटा सा क्या था, यही हमारा एक छोटा सा अनुच्छेद था। अब इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए क्या कह रहा है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या था? तो देखिए इसका शीर्षक था निबंध क्या है। क्या है? तो इसका शीर्षक था कि निबंध क्या है। और कह रहा है हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ है? तो अभी देखिए किससे हुआ था? भारतेंदु युग से। किससे? हिंदी का जो आपका निबंध का प्रारंभ कब से हुआ है? तो भारतेंदु युग से। ये आपके अनुच्छेद के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है और उसी के अकॉर्डिंग देखिए क्या कह रहा है 35 नंबर कि निबंध के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा था? तो कौन सा था? कि विकल्प डी था कि वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या व्यक्तित्वता का गुण नहीं होता। यही हमारा जो था वह असत्य कथन था। बाकी हमारे ये सब सही हैं। और देखिए क्या कह रहा है कि आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है? तो साहित्य है, निबंध है, स्वाधीनता है और इतिहास बोध है। तो देखिए गद्यांश के अनुसार आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है? तो स्वाधीनता है। क्या है? स्वाधीनता। विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में साहित्य कथन क्या है? तो साहित्य कथन है कि बी कि हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ हुआ था। तो विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 37 प्रश्न आज हमने कराया है। आप चाहे कुछ करें या ना करें, आपको कमेंट में बताना है। अगर आपने वीडियो देखा है तो कमेंट में बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। और इस तरह के आपको डेली कंटेंट इसी चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए क्लास ख़त्म करते हैं, और अगर क्लास पसंद आई हो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।